इस प्रश्न में दिया गया विद्युत क्षेत्र समरूप है, एक समान है। सबसे पहली बात यह पूछी गई है कि इन तीनों आवेशित कणों के आवेशों के चिन्ह क्या है, मतलब धन आवेश है, ऋण आवेश है, यह बताना है। दूसरी बात पूछी गई है कि किस कण के लिए Q/m का मान अधिकतम है। तो करते हैं शुरुआत यहां पर सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम यह देखें कि प्लस आवेश से माइनस की तरफ क्या विद्युत क्षेत्र रहा होगा, ऐसे यूं, और यह विद्युत क्षेत्र हमें समरूप लेना है। अब प्लस आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, यह बात हमें पता है, यानी कि तीसरे वाले कण पर धनावेश रहा होगा। सोचें इस बारे में, यह धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा और इस धनावेश को यह ऋणावेशित प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, इसीलिए तीसरा आवेश ऐसा निकला होगा। आवेश 1 और 2 अगर उनका कोई चिन्ह पूछे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 1 और 2 ऋणावेशित रहे होंगे। इस पे भी ऋणावेश होगा, इस पे भी ऋणावेश होगा, क्योंकि ऋण आवेश को धनावेशित अपनी तरफ आकर्षित करेगा और यह ऋणावेशित प्लेट ऋणावेश को उधर दूर भगाने की कोशिश करेगी। तो प्रश्न का एक हिस्सा तो बड़ा आसान है कि आवेशों के चिन्ह ज्ञात कीजिए, धन या ऋण, तो आराम से समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं Q/m कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए मैं एक सरल सा डेरिवेशन कर रहा हूं, उससे उत्तर आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहां पर हमने कोई विद्युत क्षेत्र लगा रखा है ऊपर की तरफ, ऐसे यह समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश Q को आपने U चाल प्रदान की। इस बिंदु आवेश का द्रव्यमान m है, Q, m लिख दिया यहां पर, ठीक है। और ये लंबाई मान लीजिए L है। ये वाली प्लेट मान ली मैंने धन आवेशित और ऊपर वाली प्लेट मैंने मान ली ऋण आवेशित। तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ ऐसे विद्युत क्षेत्र हो गया है। अब ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर बल भी तो लगाएगा, तो इस आवेश पर क्या वैद्युत बल QE इधर लगेगा? आपने जिस आवेश को यहां प्रक्षेपित किया, क्या इस पे वैद्युत बल QE इधर की तरफ लगेगा? इधर हमने मान लिया कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष की दिशा में इस आवेश पर कोई बल ही नहीं है, क्योंकि x अक्ष की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। विद्युत क्षेत्र ही आवेश पर बल आरोपित करता है। तो यानी कि x अक्ष की दिशा में इस आवेश पर बल शून्य है। x अक्ष की दिशा में बल शून्य है आवेश पर, तो x अक्ष की दिशा में आवेश का कोई त्वरण नहीं हो सकता। अगर x अक्ष की दिशा में आवेश का कोई त्वरण नहीं हो सकता, यानी कि x अक्ष वाली दिशा में आवेश की चाल नियत रहेगी, यानी कि यह आवेश यहां कहीं भी आगे बढ़ता जाए, इसके वेग का x घटक तो u परिमाण वाला ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। y दिशा में आवेश पर बल लग रहा है, तो इसके कारण y दिशा में आवेश त्वरित होगा, तो ये y में भी कुछ वेग प्राप्त करेगा। तो अब ये आवेश ऐसे सीधा नहीं जा पाएगा, ये y में वेग प्राप्त करने के कारण ऊपर उठेगा, मतलब इसका पथ 1 या 2 जैसा कुछ हो जाएगा। तो इसका पथ सबसे पहले हम बना लेते हैं थोड़ा सा, कि ये आवेश मान लो यूं उठ के निकल गया ऐसे। आप एक काम कीजिए, यहां कोई बिंदु ले लीजिए। आप ये मानिए कि ये बिंदु यहां से y ऊंचाई पर है, ठीक है, और ये दूरी L हो गई। ये तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो L तो हमने बनाई रखी है। ये कण यहां से बाहर निकल जाएगा, इसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसके बाद कण का पथ सरल रेखीय होगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई बल नहीं लगेगा। पहले विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो पथ वक्रित हुआ था, थोड़ा मुड़ा ये कण। बाद में कोई बल लगना ही नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो केवल यहां उपस्थित है, इस सीमा के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो फिर यह कण सीधा सीधा चलता चला जाएगा। अब जब कण उस बिंदु पर है, तो इसके वेग के मैं 2 घटक लिख रहा हूं। इसके वेग का एक घटक इधर होगा, जिसे आप Vx नाम देंगे। इसके वेग का एक घटक इधर होगा, जिसे आप Vy नाम देंगे। ये Vx तो u के बराबर ही रहा होगा, क्योंकि x दिशा में आवेश पर कोई बल नहीं है, तो x दिशा में आवेश का त्वरण शून्य होगा, आवेश की चाल अपरिवर्तित रहेगी। तो x में पहले भी चाल u थी, बाद में भी चाल u रहेगी, ठीक। Vy हम अभी ज्ञात कर लेंगे। Vy ज्ञात करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो uy प्लस ayt,
क्योंकि इस आवेश का त्वरण नियत आएगा। uy तो हमें शून्य लेना है, y दिशा में इस आवेश के पास कोई प्रारंभिक वेग नहीं था। ay का मान हम क्या रख दें, QE/m। त्वरण होता है बल बटा द्रव्यमान, y दिशा में वैद्युत बल है QE और द्रव्यमान है इसका m। अब इसको समय कितना लगा, इसको जो समय लगा वो आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप x दिशा में समीकरण लगाएं। Sx इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT²। x दिशा में कोई त्वरण तो है ही नहीं, यानी कि ये वाला पद तो गया, AX तो शून्य है। x दिशा में विस्थापन कितना हुआ इसका, L, ये लिखा आपने L। UX किसके बराबर है, U, और समय कितना लगा, मान लो T लगा। T समय पे ये यहां बाहर निकल गया विद्युत क्षेत्र से, तो आपके पास T का जो मान है वो आ जाएगा L/U। क्या ये बात समझ में आई? यहां T समय पर ही तो वेग Vy हुआ था, तो T समय का मान आपने L/U रख दिया। तो अगर कोई सवाल में हमसे Vy पूछता तो वो ऐसे निकला। अगर कोई आपसे इस निकलते हुए आवेश की चाल V पूछ ले तो वो भी आसानी से निकाल सकते हो। चाल V का मान आप लिखोगे √Vx² प्लस Vy², जहां Vy ये पड़ा है और Vx की जगह आप क्या रख देना, U। गणना कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि ये एंगल अल्फा बताइए कितना रहा होगा, तो आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू Vy/Vx। बोर्ड पर स्पेस कम है, आप Vy और Vx के मान रख के भी अल्फा निकाल सकते हैं, tan अल्फा निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न पर, मूल प्रश्न पर कि Q/m पता कीजिए। Q/m पता करने के लिए देखिए क्या गणना करनी है। मैं यहां पर गणना कर रहा हूं, Sy इज इक्वल टू Uyt प्लस हाफ Ayt²। मान लीजिए कैपिटल T समय पर यह y ऊंचाई तय कर चुका है, तो Sy यानी कि y दिशा में जो विस्थापन है वो हम कितना लिखने वाले हैं, y। Uy कितना है, y दिशा में प्रारंभिक चाल तो शून्य है। समय t की जगह आप रख देंगे L/U प्लस Ay की जगह हम क्या रखेंगे, QE/m, और समय की जगह रख देंगे L/U। समय अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया था। इससे आपको Q/m साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए Q/m, हमें Q/m का एक सूत्र बनाना है, तो Q/m, ठीक है, इसको एक तरफ रख लीजिए, बाकी सारे पदों को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। Q/m हमने एक तरफ रख लिया, इज इक्वल टू, ये 2 गया ऊपर, तो 2y अपॉन E L² और इधर आ गया U²। क्या इतनी बातें समझ में आई? इसमें अगर ध्यान से देखें अपन चीजें, तो ये U तो नियत है, ये X वाली चाल चेंज ही नहीं होनी, यानी कि U नियत हो गया इसके अंदर, ये पद नियत हो गया, 2 भी नियत है, विद्युत क्षेत्र भी समरूप है, नियत है, ये दूरी L भी नियत है। अगर सारे नियतांक हटा दिए जाएं तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि Q/m जो है वो y के सीधा सीधा समानुपाती आया? यानी कि कोई कण y दिशा में जितना विक्षेपित ज्यादा होगा उसका Q/m का मान भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हुआ ये सवाल? अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये फोटो ढूंढिए, पीछे एक्सरसाइज में दे रखा है, ध्यान से देखिए कि किस कण का y ज्यादा है। मैं आपके रेफरेंस के लिए एक छोटी सी लाइन बनाता हूं, जैसे मान लो ये लाइन है, काली वाली लाइन, क्षैतिज लाइन बना ली हमने एक यहां पर। अब आप इस क्षैतिज लाइन से देख लो कि किसका y निर्देशांक ज्यादा आया है। देखो 2 वाला तो इतना मुड़ा है, 1 वाला इतना विक्षेपित हुआ है y में, और 3 वाला कुछ इतना विक्षेपित हुआ है। पता कीजिए कि y में कौन ज्यादा ऊपर उठा है या नीचे गया। जिसका y निर्देशांक ज्यादा है उसका Q/m भी अधिक है। किताब खोलिए, ढूंढिए ये डायग्राम, वहां पेंसिल से y बना बना के देखिए जब ये यहां इस क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, और फटाफट मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1, 2, 3 में से किसका Q/m सबसे ज्यादा है। और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए,
वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, स्टे ऑसम।